डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट एंड सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट मिरर बेस्ड बाइसिंग या फिर करंट मिरर सर्किट। तो सर्किट को समझने से पहले हम बात करेंगे कि व्हाई वी नीड अ करंट मिरर सर्किट। करंट मिरर को यूज करने से पहले हमारे पास सर्किट में हम किस तरीके की बाइसिंग करते थे, एक्चुअल में उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, जिसके लिए हमने करंट मिरर सर्किट का अपने जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स में उसमें यूज किया। तो पहले इसकी नीड को समझते हैं, देन हम करंट मिरर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, तो अभी तक जो आपने सर्किट पढ़े थे इसमें आपने देखा था जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट की बात करता हूं, तो इसमें हम जो बाइसिंग कर रहे थे वो किसकी हेल्प से हो रही थी, वो हो रही थी रजिस्टर की हेल्प से। रजिस्टर आर ई, कैपिटल आर ई, जिसको हमने देखा था कि वो जो अमीटर कपल्ड सर्किट होते थे उसमें कॉमन हमारा क्या होता था, रजिस्टर होता था। तो एक्चुअल में उस रजिस्टर के साथ प्रॉब्लम क्या थी, आर ई के साथ जो प्रॉब्लम थी। तो अगर मैं बात करता हूं आईसी की, अगर मैं बात करता हूं तो आईसी या फिर आईई ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं, अगर मैं डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो हमने क्यू पॉइंट कैलकुलेट किया था, तो वहां पर हमने आईसी क्यू की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी दैट इज वीईई माइनस बीबीई डिवाइडेड बाय आर एस वाई बीटा प्लस 2 टाइम्स आर ई। तो देखिएगा ये आईसी है, ये किन पे डिपेंड कर रही है, देखिएगा आईसी बीटा पे भी डिपेंड कर रही है, इक्वेशन में बीटा आ रहा है। तो अगर बीटा चेंज होगा तो बीटा किस तरीके से, क्योंकि बीटा किस पर डिपेंड करता है, ट्रांजिस्टर पर। बीटा ट्रांजिस्टर पर डिपेंड करता है कि अगर ट्रांजिस्टर चेंज होगा तो बीटा चेंज हो जाएगा। सेकेंड, वीबीई पे डिपेंड कर रही है, आपकी आईसी बीबीई पे डिपेंड कर रही है, तो बीबीई अगर चेंज होगा तो ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो देख रहे हैं ये जो आईसी है इस केस में ये कैसा है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो इसे अगर हम चाहते हैं कि ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव रहे तो टेम्परेचर के साथ आईसी जो करंट है ये आपकी वेरी ना करे, ये एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करे। आपको पता है आपका जो बीजेटी एम्पलीफायर होता है ये करंट सोर्स होता है। तो करंट सोर्स का मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि वो टेम्परेचर जैसे वेरिएशंस जो होते हैं इन पर डिपेंड ना करे। सपोज कीजिए अगर टेम्परेचर में चेंजेज हुए और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कांस्टेंट करंट है, जो कांस्टेंट करंट सर्किट हमारा प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसमें जो करंट है अगर वो चेंज हो गई तो हमें कांस्टेंट करंट नहीं मिलेगी, और जब कांस्टेंट हमें करंट नहीं मिलेगी दैट मींस वो हमारी एप्लीकेशंस के लिए ठीक नहीं है। तो अब सिंपल सी अगर मैं बात करूं, मैं चाहता हूं कि ये सर्किट जो है वो बीटा और बीबी इंडिपेंडेंट बन जाए। अगर ये ऐसा मैं किसी तरीके से कर लेता हूं तो जो मेरा सर्किट होगा वो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह अच्छे से काम कर रहा होगा और टेम्परेचर इनसेंसिटिव होगा, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिएगा अगर बीटा को आपको रिमूव करना है तो ये पोर्शन आपको हटाना है। इस पोर्शन को हटाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं आर ई की वैल्यू को लार्ज एज्यूम कर लूं, अगर आर ई की वैल्यू लार्ज होगी तो ये पोर्शन लार्ज होगा, ये लार्ज होगा तो इसे मैं मिनिमाइज कर सकता हूं। तो एक तो कंडीशन ये होगी। अब देखिएगा अगर आर ई को आप लार्ज ले रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने आपको बताया था CMRR। CMRR बेसिकली क्या होता है डुअल इनपुट के लिए, दैट इज 2 टाइम्स RE बाय RE। देखिएगा तो अगर RE लार्ज है तो सिंपल सी चीज है ये RE लार्ज होगा, ये लार्ज है तो CMR, ये तो बहुत अच्छी बात है कि CMRR भी आपका बढ़ जाएगा। आप चाहते हैं कि CMRR ज्यादा हो, ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये नॉइज को अच्छे से सप्रेस करेगा, जितना ज्यादा CMRR उतना ही नॉइज का सप्रेशन अच्छे से होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अगर देखिए अगर RE बढ़ेगा तो IE आपका कम हो जाएगा। अगर RE बढ़ने से IE कम हो रहा है दैट मींस क्यू पॉइंट शिफ्ट हो सकता है। IE IC बेसिकली क्या है, क्यू पॉइंट का करंट है, तो क्यू पॉइंट शिफ्ट हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये भी मेंटेन रहे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें हमारी जो सप्लाई है उसको इंक्रीज करना होगा इस तरीके से। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो आईसी है, जो आउटपुट करंट है, जो सर्किट हमने बनाया है, जो हमें करंट प्रोवाइड कर रहा है, वो करंट हमारी कैसी हो, टेम्परेचर इनसेंसिटिव हो, वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, वो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह ही काम करे। तो देखिए अगर मैं इस सर्किट की मैं बात करता हूं तो ये सर्किट किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, किस तरीके से आया। जैसे कि अगर मैं किसी ट्रांजिस्टर को ले लेता हूं तो सपोज दिस इज योर ट्रांजिस्टर, ये अब आपका ट्रांजिस्टर है, तो यहां पर ये करंट दैट इज IB, ये जो करंट होती है दैट इज IC, और यहां जो करंट होती है दैट इज IE। तो देखिएगा IC इज इक्वल टू बीटा IB, ये आप पढ़ चुके हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आईसी है वो कांस्टेंट रहे, जो आउटपुट करंट है वो कांस्टेंट रहे, तो आपको क्या करना होगा, आपको आईवी को कांस्टेंट बनाना होगा। आईवी अगर कांस्टेंट हो गई, बीटा फैक्टर एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए फिक्स होता है, तो आपका आईसी कांस्टेंट हो जाएगा। अब आईवी को जो कांस्टेंट बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, यहां पर एक आईवी, अगर यहां पर आईवी फ्लो कर रहा है तो यहां पर एक आरवी रेजिस्टेंस होगा और यहां पर एक वीवीवी वोल्टेज होगा। तो अगर ये दोनों फिक्स्ड वैल्यू के हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आईवी फिक्स होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सप्लाई वोल्टेज है वीवी, जो रेजिस्टर पेयर है जो यहां और यहां के टर्मिनल के बीच का है, वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप आईवी को कांस्टेंट करते हैं, आईसी को कांस्टेंट। अब सेम केस में अगर आईई की बात करता हूं तो एक ही, अगर आईवी फिक्स है तो आईसी भी फिक्स होगा। ऐसे ही मैं ये कह सकता हूं कि आईसी इज इक्वल टू अल्फा आईई। अगर आईसी को कांस्टेंट रखना है तो आईई भी आपका कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आईई कांस्टेंट होने का मतलब ये होगा कि आईई कहां फ्लो कर रहा है, यहां फ्लो कर रहा है। तो यहां पर जो आईई होता था बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता था, वो यहां पर आरई पे डिपेंड करता था। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो आपने आरई से बाइसिंग की रखी थी अभी तक, जो सर्किट में हमने किए थे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये बीटा उन सब पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये एक्चुअल में पुराने सर्किट्स को जो अभी तक पढ़े उसका ड्रॉबैक था। अब मैं क्या करता हूं इसको सॉल्यूशन के लिए, कि सपोज कीजिए मैं इसको कन्वर्ट करके एक यहां पर कांस्टेंट करंट सोर्स लगा देता हूं। अब इसकी वैल्यू तो जैसे सपोज जितना मुझे चाहिए 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, मैंने एक करंट सोर्स यहां पर प्रोवाइड कर दिया। अब ये तो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो इस केस में यहां किस तरीके से आती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपको एक आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, अगर मैं आईसी की बात करूं तो आईसी में बहुत सारे आपके डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगे हुए होते हैं। अब जितने भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर अगर आप चाहते हैं कि वो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करें, अगर वो लाखों करोड़ों जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स उसमें लगे हुए हैं, अगर वो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेंगे, दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर सर्किट में एक कांस्टेंट सोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट जो करंट सोर्स होता है इसकी जो सर्किटरी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि सर्किट कॉम्प्लेक्स को अगर हम हर एक ट्रांजिस्टर, हर एक एम्पलीफायर के साथ अगर उसे ऐड करेंगे तो ये फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि हम क्या करते हैं कि हम एक करंट सोर्स जितना हमें चाहिए होता है कांस्टेंट वैल्यू का, वो करंट सोर्स हम अपनी आईसी में अप्लाई कर देते हैं और उस एक करंट सोर्स से हम सर्किटरी कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो करंट सोर्स जो है वो जितने भी एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं उसी सेम वैल्यू का वो रेप्लिकेट करता रहे। तो हमें हर एक ट्रांजिस्टर के साथ करंट सोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। ये बेसिकली प्रैक्टिकल यूज है अगर मैं आपकी आईसी की बात करता हूं तो सिंपल सी अगर मैं बात है तो वो जो प्रोसेस है कि एक करंट सोर्स आपने लगा दिया और वहीं से आप सेम करंट वैल्यू को रेप्लिकेट कराते रहे, अगर उसमें लाखों करोड़ों हजारों ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये जो होता है वो आपका होता है करंट मिरर की हेल्प से। अब करंट मिरर में अगर इनपुट आपका आई है तो आउटपुट पर आई ही मिलना चाहिए, ये करंट मिरर का काम कर देते हैं ना। मिरर इमेज दैट मींस ये है कि अगर एक इनपुट में आपने 3 एम्पियर करंट दे दिया तो आपका आउटपुट पर ही 3 एम्पियर करंट मिलना चाहिए। और अगर उस करंट मिरर सर्किट्स के थ्रू आप और एम्पलीफायर्स को भी ऐड करते जाते हैं तो आपका कांस्टेंट करंट सोर्स एक ही है, लेकिन वो क्या करेगा, वो जितने भी एम्पलीफायर्स हैं सबको सेम करंट प्रोवाइड करेगा। तो अब आपको क्या करना होगा, करंट मिरर की हेल्प से अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आपको हर एक सर्किट में कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिएगा ये आपका करंट मिरर सर्किट है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो इनपुट करंट है उसको आउटपुट पे ले रहा है। देखिएगा अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा सर्किट समझा देता हूं। देखिए क्या किया कि ये आपका एक Q2 सर्किट है, ये IC2 करंट यहां पर है और एक क्या किया है, एक ट्रांजिस्टर आपका दैट इज Q1 ये यहां पर है। ये मैंने देखिए क्या किया, ये बेस करंट, ये इसका बेस है तो ये बेस करंट IB2 हो गई, ये इसका बेस करंट है ये तो ये बेस IB1 हो गया। देखिएगा क्या होता है कि हम चाहते हैं कि IE कांस्टेंट रहे। देखिए सिंपल सा फंडा अगर मैं इस सर्किट के लिए समझूं कि ये ट्रांजिस्टर इस तरीके से किस लिए ऐड किया गया है, देखिएगा इसको कांस्टेंट करंट बनाने के लिए, करंट सोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे बीटा और BBE से। उसके लिए सिर्फ ये करंट मिरर सर्किट ही एक ऐसा नहीं है, इससे पहले हम अगर देखें तो डायोड सर्किट, डायोड की हेल्प से भी हम ऐसा कर सकते हैं।
जेनर डायोड की हेल्प से भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन सर्किट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहीं। तो जो बेस्ट तरीका है वो करंट मिरर सर्किट का, और जनरली यही सिलेबस में है, यही पूछा जाता है, तो हम सिर्फ इसके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। बाकी 2 से 3 टेक्निक्स और हैं इसे पढ़ने के लिए, अगर हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो IE2, तो यहाँ पर IE की वैल्यू जो होगी वो किस बेसिस पे होगी, मैं डिपेंड करेगा VBE पे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो VBE2 है ये चेंज ना हो, तो ये चेंज ना होने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक डायोड भी लगा सकता हूँ। आपको पता है डायोड की जो वैल्यू है दैट इज 0.7, और ये जो BBE है ये भी डायोड की तरह काम करता है, तो ये वैल्यू ना चेंज हो इसलिए मैं डायोड लगा देता हूँ। लेकिन आपको पता है कि आप डायोड लगा देंगे तो वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर इसके सीरीज में इसके साथ जो है इसके बेस टर्मिनल पे ऐड कर देते हैं। तो ट्रांजिस्टर जब हम ऐड कर देंगे तो यहां पर ये देखिएगा इसका जो बेस है वो किससे कनेक्टेड है, कलेक्टर से कनेक्टेड है। और आपको ये पता होना चाहिए जब भी किसी ट्रांजिस्टर की मैं बात करता हूं, अगर मैंने उसके बेस को कलेक्टर से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया तो अब ये जो पोर्शन है ये किसकी तरह काम करता है, ये अब डायोड बन जाता है। ये क्या होगा, ये अब डायोड की तरह काम करेगा। तो ये क्या हो गया कि यहां पर पहले हम डायोड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है उसमें भी वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो उसको हमने यूज नहीं किया। हमने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर वहां पर अप्लाई कर दिया, और ये एक रेफरेंस करंट है। जो हम चाहते हैं कि ये जो रेफरेंस करंट है, ये रेफरेंस करंट ही जितने भी सर्किटरी, जितने भी एम्पलीफायर्स उसमें लगे हुए हैं, जितने भी ट्रांजिस्टर्स उसमें लगे हुए हैं, सभी को यही प्रोवाइड करे। तो हमारा जो टास्क है वो ये है कि जो रेफरेंस करंट है वो IC2 के इक्वल होनी चाहिए। अब जैसे सपोज कीजिए ये ट्रांजिस्टर अब आपका एक लगा हुआ है, ऐसे ही इसके आगे और ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर लगे हुए होते, तो आप क्या करते, ये सर्किटरी सभी में ऐड करते अगर कांस्टेंट करंट सोर्स चाहिए। लेकिन इस सर्किट की हेल्प से अब हमें यही सर्किटरी यूज करनी है, और इसके आगे जितने भी ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे सब में वो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। अब देख लेते हैं कि जो आई रेफरेंस है वो एक्चुअल में ICT को इक्वल किस तरीके से। तो उसके लिए हम सिंपल KVL KCL एनालिसिस इसमें कर लेंगे और फाइंड कर लेंगे। क्विकली करते हैं, देखिएगा। तो जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं Q1 एंड Q2, ये दोनों ही कैसे हैं, आइडेंटिकल है। ये कुछ जो सर्किटरी हम बनाते हैं तो कुछ एजम्पशंस हम लेते हैं कि दोनों ही ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो मैं ये कह सकता हूं कि आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स की जो बेस करंट होते हैं वो दोनों ही इक्वल होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। IC1 इज इक्वल टू IC2 होगा, बीटा दोनों का सेम होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब देखिए अगर मैं यहां से वैल्यू देखता हूं, ये यहां पर आप KCL अप्लाई कीजिए, KCL एट नोड, इसे मैं नोड 1 ले लूं या BB जो वोल्टेज है, तो KCL एट नोड 1 या फिर BB, यहां पर अगर आप KCL अप्लाई करेंगे तो देखिएगा आई रेफरेंस करंट ये आ रहा है, तो जो आई रेफरेंस करंट आ रही है वही तो सब जगह डिवाइड होगी। तो आई रेफरेंस किसके बराबर होगी, एक तो ये करंट जो आ रही है दैट इज IC1, प्लस यहां जो करंट गई दैट इज IB1। देखिएगा यहां करंट आई और यहां गई प्लस IB2, तो ये हो जाएगा IC1 प्लस IB1, और IB2 दोनों ही इक्वल हैं। जब दोनों ही इक्वल है तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स IB1 या IB2, तो मैंने 2 टाइम्स इसे IB2 लिख लिया। IB2 की बात करते हैं तो IB2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, IB2 होता है IC2 बाय बीटा। देखिए अब यहां पर दोनों का बीटा सेम है, तो मैं वैसे तो बीटा 2 लिखता, क्योंकि Q2। अगर मैं IB और IC के बीच रिलेशन देखता हूं तो वो ये रिलेशन होता है IC इज इक्वल टू बीटा IB, तो IB2 की वैल्यू कितनी होगी, IC2 बाय बीटा। बीटा दोनों के लिए सेम है तो मैंने बीटा लिख दिया। अगर अलग अलग होता तो मैं यहां पर इस वाले बीटा की जो भी वैल्यू होती वो लिख देता। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन में इस वैल्यू को जब आप यहां पर पुट करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा IC1 प्लस 2 टाइम IC2 डिवाइडेड बाई बीटा, ये हो गया। अब यहीं पर अगर मैं देखूं को IC1 और IC2 दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हैं तो मैं इसे IC1 लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या करूं, इसको कॉमन ले लेता हूं। तो IC1 को कॉमन ले लें, IC1 1 प्लस 2 बाय बीटा, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज आई रेफरेंस। और IC1 IC2 के इक्वल होता है तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं 1 प्लस 2 बाय बीटा IC2। तो ये जो देखिएगा ये जो एक्सप्रेशन आया ये बेसिकली
इन दो ट्रांजिस्टर के लिए आ गया। अब यहां पर ये तो दो ट्रांजिस्टर मैंने सिर्फ एग्जांपल लेके समझाया है, क्योंकि आपके लगभग सिलेबस में यही है। बीटेक लेवल पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं और आगे लेवल पे जाऊंगा तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं और भी ट्रांजिस्टर इसकी सीरीज में इसके पैरेलली ऐड कर सकता हूँ। तो वहां पर देखिए, यहां पर जो 2 फैक्टर आया, ये जो 2 आया वो इसलिए आया क्योंकि यहां पर दो ट्रांजिस्टर यूज किए गए। अगर और आते तो यहां पे वैल्यू उसी अकॉर्डिंग, ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग बढ़ जाती। तो यहां से अगर देखें तो बीटा अगर लार्ज है, लार्ज वैल्यू ऑफ बीटा की है, तो इस पोर्शन को मैं निगलेक्ट कर सकता हूं। तो जब इसे निगलेक्ट कर दूंगा, दैट इज आई रेफरेंस इज इक्वल टू आई C2। तो देखा आपने कहा कि भाई आई रेफरेंस मुझे इतना कांस्टेंट वैल्यू चाहिए सभी सर्किट के, उसके लिए इसको बाइसिंग करने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या किया कि एक सर्किट लगाया, तो जिसकी IC2 कितनी हो गई, इसके इक्वल हो गई। अब ऐसे ही बहुत सारे सर्किटरी होंगे, वहां पे सब पे किसके इक्वल हो जाएगा, IC2 के इक्वल हो जाएगा। आई रेफरेंस, RAC2, IC3, IC4, जितने भी उसमें करंट्स होंगी। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक रेफरेंस करंट सोर्स दे दिया और बाकी सभी में हमने करंट मिरर की हेल्प से सेम करंट, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करा दी। और ये जो केस है, अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर अगर आप बात करें तो आई रेफरेंस जो है वो अब इस तरीके से बीटा इंडिपेंडेंट हो गया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर देखूं, देखिए अगर मुझे IE2 की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो दैट इज IE2। तो IE2 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी BEE माइनस VBE डिवाइडेड बाय RE। तो अगर यहां से देखा जाए तो ये IE2 बेसिकली क्या है, आपको पता है जो IV है वो मिनिमम होती, तो IE2 IC2 के इक्वल है। IE2 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, IC2 के इक्वल है। और IC2 अभी हमने कैलकुलेट किया है आई रेफरेंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि आई रेफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज BEE माइनस BBE डिवाइडेड बाय RE। तो अगर इस सर्किट की अब मैं बात करूं तो आई रेफरेंस देख रहे हैं यहां पे कोई बीटा का टर्म है नहीं है, तो ये कैसा सर्किट हो गया, बीटा इंडिपेंडेंट सर्किट हो गया। तो ये एक्चुअल में एक एडवांटेजेस था करंट मिरर सर्किट को यूज करने का। तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आज की होमवर्क प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट आपको दिया हुआ है। आपको उसके लिए BA इंफिनिटी दिया हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये अर्ली वोल्टेज होता है ट्रांजिस्टर के केस का, तो BA इक्वल टू इंफिनिटी होता है। एक बार देख लीजिएगा, इससे और डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात, हालांकि इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। बीटा 100 है, थर्मल वोल्टेज 26 मिली वोल्ट है, और बेस एमीटर वोल्टेज VBE जो है दैट इज 0.7 वोल्टेज, और BCE जो सैचुरेशन के केस में जो BCE वैल्यू होती है ट्रांजिस्टर की, दैट इज 0.1 वोल्ट। और आपको कैलकुलेट करना है RC और RE। देखिएगा डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट का केस है, तो RC और RE जो रेजिस्टेंसेस होते हैं DC के केस में, ये DC एनालिसिस भी है। अब DC से आप कैलकुलेट करें AC से, ये डिपेंड आप पे करता है, आप खुद सोचिएगा किस तरीके से ये हो सकता है। जिसमें केस में कॉमन मोड गेन जो आपको दे रखा है दैट इज 500, CMRR की वैल्यू भी 500 दे रखी है, और जो डिफरेंशियल मोड इनपुट रेजिस्टेंस है वो कितनी वैल्यू का है, 2 मेगा ओम का। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस आपको बताया है कैलकुलेट करके डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट का, तो आपको RC और RE की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू दीज स्पेसिफिकेशंस। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। अगर मैं देखता हूं कि अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिला तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वह मैं आपको, जो हमारी क्वेश्चन सीरीज वाली वीडियो है, जो प्ले लिस्ट है, आप वहां पर जाकर इसका सॉल्यूशन जो है वो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन।